हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब ठीक हो, आप सब बढ़िया हो। बच्चों वेलकम अगेन टू नीटेक्स बाय संकल्प वेदांतु। बच्चों आज हम लोग हमारे 11th रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का आखिरी सेशन ले आए हैं। ठीक है बच्चों, मैं हूं आपका जूलॉजी मास्टर टीचर वेंकी सर। और बच्चों हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स ख़त्म करने के बाद आज हम लोग बॉडी फ्लूइड्स का जो है सारे कंसेप्ट जो एनसीईआरटी के बचे हैं उसको भी आज बढ़िया तरीके से कंक्लूड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज के सेशन में हमें क्या कवर करना है बच्चों? आज के सेशन में है हमारे पास 4 छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक्स। एक तो है बच्चों ईसीजी, दूसरा है डबल सर्कुलेशन, तीसरा है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जैसे कि हम लोग ने देखा कि ब्रीदिंग और किडनी फंक्शंस कैसे रेगुलेट होते हैं, वैसे ही हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि हमारे हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ये सब चीजों को कौन रेगुलेट करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखने वाले। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे प्रोसीड करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट अस टेक अ लुक एट आवर फर्स्ट टॉपिक जो कि है बच्चों ईसीजी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों ने मूवीज में हर जगह पे देखा होगा, आप लोगों ने कभी हॉस्पिटल विजिट किया तो देखा होगा कि पेशेंट्स के साथ एक मशीन लगा रहता है जिसमें ऐसा टिट 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 ऐसा चलते रहता है और टी होना चालू हो जाए बच्चों, तो अपने को पता चल जाता है कि पेशेंट की या हमारे हीरो की मौत हो चुकी है। ठीक है, सो बेसिकली बच्चों कार्डियक एक्टिविटी के हम लोग ने, जैसे कि लास्ट क्लास में कार्डियक साइकिल पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था बच्चों की जो हार्ट का एक्टिविटी है उसके लिए कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का बनना जरूरी है जो कि नोडल टिश्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये नोडल टिश्यूज और हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को हम लोग एक मशीन की मदद से बच्चों डिटेक्ट कर सकते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि हमारा हार्ट काम कर रहा है, ठीक से कर रहा है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये सब पता लगाने के लिए ही बच्चों एक स्पेशल मशीन बनाया गया जिसका नाम था बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ is a machine which can detect the electrical activity of the heart. Electrical activity of the heart. याद रखना है बच्चों, ये मशीन को डायरेक्टली पता नहीं चलता है कि कब हमारा एट्रियम या वेंट्रिकल सिस्टोल या डायस्टोल कर रहा है। ये मशीन जो है बच्चों ये इंपल्स को डिटेक्ट करता है जो सिस्टोल और डायस्टोल के लिए जरूरी होते हैं। अर्थात जो टर्म हम लोग ने यूज किया था बच्चों डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन को ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब बच्चों जो हार्ट इंपल्सेस बनाता है ना, वो इंपल्सेस और वो पोटेंशियल हमारे स्किन के ऊपर भी डिटेक्टेबल होते हैं। तो हार्ट के एक्टिविटी को समझने के लिए ये मशीन जो है कुछ इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करता है बच्चों, जिसे हमें अपने बॉडी के, अपने स्किन के ऊपर लगाना या अटैच करना पड़ता है। ठीक है, सो ईसीजी पता लगाने के लिए ना बच्चों, ईसीजी भी ना 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बुलाते हैं बच्चों स्टैंडर्ड ईसीजी। ठीक है, स्टैंडर्ड ईसीजी में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि 3 electrodes are used to detect the cardiac activity. कितने इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करेंगे बच्चों हम लोग? 3 इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करेंगे कार्डियक एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए। एक हमारे लेफ्ट व्रिस्ट पे लगेगा बच्चों, एक हमारे राइट व्रिस्ट पे लगेगा और एक हमारे लेफ्ट एंकल पे लगेगा। ठीक है, सो कहां कहां इलेक्ट्रोड्स लगाया बच्चों हम लोगों ने? 1 ऑन ईच व्रिस्ट, मतलब 2 हो गए बच्चों क्योंकि हमारे पास 2 एंकल्स है, कलाइयां हैं। ठीक है, और 1 ऑन आवर लेफ्ट एंकल। एक कहां लगेगा बच्चों? हमारे लेफ्ट एंकल पे लगेगा। ठीक है, सो स्टैंडर्ड ईसीजी में ना बच्चों 3 इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं कार्डियक एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए। एक हमारे दोनों व्रिस्ट पे लगेगा और एक हमारे लेफ्ट एंगल पे लगेगा बच्चों, ठीक है।
लेकिन याद रखना बच्चों ये स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए है। अगर आप लोग को और फर्दर बहुत ही माइन्यूट में देखना है कि हमारे एसए नोड कैसे काम कर रहा है, एबी नोड कैसे काम कर रहा है, तो कंडक्शन ऑफ इंपल्स को काफी सारे अलग अलग पाथवेज में हमें पढ़ना पड़ता है। तो बेटर मैग्निफिकेशन के लिए बच्चों हम लोग एक्स्ट्रा लीड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, जिसको 12 या 9 लीड ईसीजी बुलाते हैं। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम 3 electrodes, further leads are attached to the chest। ठीक है, और चेस्ट के ऊपर भी और लीड लगाते। फॉर एग्जाम्पल 12 लीड ईसीजी में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 3 तो हो गया, एक व्रिस्ट, दूसरा व्रिस्ट, एक लेफ्ट एंकल, इसके अलावा 9 और इलेक्ट्रोड चेस्ट पे लगाते हैं बच्चों, फर्दर अच्छे से समझने के लिए कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे कंडक्ट हो रहा है। सिमिलरली बच्चों 9 लीड ईसीजी में हम लोग क्या करते हैं, 3 तो लगाते हैं लेफ्ट व्रिस्ट, राइट व्रिस्ट और लेफ्ट एंकल पे, और बच्चों 6 और लगाते हैं हमारे चेस्ट के ऊपर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो जाएगा बच्चों स्टैंडर्ड ईसीजी और 12 या 9 लीड ईसीजी। ठीक है, ये हमारे 2 अलग अलग टाइप के ईसीजी हो गए बच्चों। ठीक है, अब बच्चों याद रखना कि ईसीजी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को इन लीड के मदद से डिटेक्ट कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके बच्चों ये मशीन एक ग्राफ बनाता है। इस ग्राफ का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये याद रखना बच्चों, ग्राफ मशीन का नाम है, ग्राफ का नाम ग्राम है, तो उल्टा काम करता है बच्चों अपन लोग बायोलॉजी में। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी of our heart and plots a corresponding graph called as electrocardiogram। क्या बुलाते हैं बच्चों हम लोग इस ग्राफ को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बुलाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उस ग्राफ का नाम है जो बच्चों इलेक्ट्रिकल इंपल्स को डिटेक्ट करके बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो मशीन है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, 2 टाइप के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो सकते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और 9 लीड या 12 लीड ईसीजी जो आजकल ज्यादातर प्रोसीजर में यूज किया जाता है। इसलिए बच्चों आपके घर में किसी ने अगर ये ईसीजी कराया होगा तो मोस्टली उनका 12 या 9 लीड वाला ईसीजी ही हुआ होगा। और बच्चों ये टॉपिक खत्म होने के बाद आप लोग उनके रिपोर्ट्स को नहीं समझ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड ईसीजी पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत ही माइन्यूट डिटेल में। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अगर समझ लो ऐसा कुछ हमने जो पढ़ा है, आपने रियल में कोई रिपोर्ट देखा वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, डरना मत बच्चों, मोस्टली ये 12 या 9 लीड ईसीजी होगा। ये ईसीजी पढ़ोगे बच्चों आप लोग डॉक्टर बनने के बाद, याद रखना। ठीक है, चलिए, एक स्टैंडर्ड ईसीजी कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, ऐसा एक डिफ्लेक्शन बनाता है जिसमें बच्चों 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज अ डिफ्लेक्शन, अपवर्ड डिफ्लेक्शन, जिसका नाम है पी वेव। क्या नाम है बच्चों? पी वेव। अब पी वेव किसको करस्पॉन्ड करता है ये हम लोग समझ लेते हैं। करस्पॉन्ड्स टू एट्रियल डीपोलराइजेशन, अर्थात पी वेव कब बनेगा बच्चों? जब हमारे एसए नोड ने डीपोलराइज किया है, अर्थात एसए नोड ने इंपल्स बना के पूरे एट्रियम में फैला दिया। पूरे एट्रियम में फैला दिया बच्चों, तो एट्रियम्स क्या हो गए हैं हमारे, एट्रियास क्या हो गए हैं, डीपोलराइज हो गए हैं। एक बार एट्रिया डीपोलराइज हो जाए बच्चों, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उनको सिग्नल मिल गया कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो पी वेव बनते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना बच्चों, ये ग्राफ एट्रियल सिस्टोल को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ये ग्राफ डिटेक्ट कर रहा है कि एट्रिया डीपोलराइज कर रहे हैं, मतलब उनको सिग्नल मिल चुका है।
और ये सिग्नल मिलने के कारण बच्चों ये लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, ठीक है। कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ दी एट्रिया, दोनों एट्रिया क्या करेंगे बच्चों, बढ़िया से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो बच्चों इतना बड़ा एक डिफ्लेक्शन है जो कि है, ये तो हो गया बच्चों देखो P, ये हो जाएगा देखो एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जिसका नाम है Q, एक बड़ा सा अपवर्ड डिफ्लेक्शन है जिसका नाम है R, और फिर से एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है जिसका नाम है S। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा QRS कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों, QRS कॉम्प्लेक्स करस्पॉन्ड्स टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। सो करस्पॉन्ड्स टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या होता है बच्चों, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, अर्थात हमारे देखो एसए नोड का इंपल्स अभी कहां पहुंच चुका है, देखो बच्चों एक रफली एक छोटा सा हार्ट भी बना लेते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। ये हार्ट बना दिया जो आम सामान दिख रहा है, ठीक है, ऑल राइट। तो यहां था भाई साहब हमारा एसए नोड, यहां था हमारा एवी नोड, एवी नोड से अपने बंडल ऑफ एस, पुरकिंजे फाइबर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले इंपल्स एसए नोड ने बनाया है जिसके कारण पी वेव बना है और पूरे एट्रिया में फैल गया। 0.1 सेकेंड के बाद बच्चों एसए नोड का इंपल्स कहां तक पहुंच गया है, एवी नोड तक पहुंच गया है। अब एवी नोड क्या करेगा बच्चों, बंडल ऑफ हिस से इसको पूरा फैला देगा वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में, ठीक है। जब एक बार इसको पूरा वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैला देता है बच्चों तो हमारे वेंट्रिकल्स भी डीपोलराइज करते हैं, जिसके कारण क्या बन जाता है बच्चों, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वेंट्रिकुलर डीपोलर करस्पॉन्ड्स टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है बच्चों, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कॉजेस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। और जब वेंट्रिकल डीपोलराइज करेंगे तो वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट भी करने वाले हैं, ठीक है। सो कॉजेस वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब बच्चों देखो ये बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन है बच्चों, इंपल्स पूरे वेंट्रिकल्स में आना स्टार्ट होगा जब एक बार क्यू वाला डिफ्लेक्शन हमें मिल जाएगा। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन अर्थात वेंट्रिकुलर सिस्टोल विल स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू, ठीक है। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल विच बिगिंस शॉर्टली आफ्टर क्यू वाला डिफ्लेक्शन। ये क्यू के बाद कहीं से तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा, क्योंकि क्यू ये डिनोट कर रहा है बच्चों की इंपल्स आ गया है। तो स्विच ऑन करने के बाद बच्चों आपको दिखेगा कि फैन घूम रहा है, लेकिन स्विच ऑन करते ही एक मिली माइक्रो सेकेंड का गैप है बच्चों जहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है फैन तक पहुंच रहा है, फिर फैन घूमना स्टार्ट करेगा। तो बच्चों डीपोलराइजेशन का मतलब है स्विच ऑन करना। स्विच ऑन करने के एक माइक्रो मिली सेकेंड के बाद एक्शन होगा बच्चों। वैसे ही क्यू जैसे ही बना वैसे ही डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो चुका है। तो डीपोलराइजेशन होने के स्टार्ट होने के बाद कुछ सेकेंड में, कुछ माइक्रो सेकेंड में हमारा सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों एनसीईआरटी का लाइन है विच सेज causes ventricular systole and ventricular systole begins shortly after Q। Q के बाद हमारा ventricular systole स्टार्ट हो चुका है। जहां पे सिस्टोल है बच्चों वहां पे डायस्टोल है, जहां पे डीपोलराइजेशन है वहां पे रीपोलराइजेशन है। तो हमारा जो ये आखिरी डिफ्लेक्शन है बच्चों इसको हम लोग बुलाते हैं टी वेव, ठीक है। टी वेव किसको करस्पॉन्ड करता है बच्चों, टी वेव, ठीक है, करस्पॉन्ड्स टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सॉरी वेंट्रिकुलर डायस्टोल नहीं, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अर्थात बच्चों जैसे कि डीपोलराइजेशन मतलब गोली चल गई, रीपोलराइजेशन मतलब अब सारे नर्व्स और मसल आयंस को रीलोड करेंगे ताकि वो लोग दोबारा इंपल्स जनरेट कर पाए।
तो एक बार इंपल्स निकल चुका है बच्चों, तो ये लोग रीलोड करते हैं आयंस को ताकि ये लोग दोबारा अगली बार इंपल्स को आगे बढ़ा पाए। तो ये जो प्रक्रिया है बच्चों जहां पे लोग आयंस को रीलोड करते हैं उसको रिपोलराइजेशन बुलाते हैं। अब बच्चों ये जो पूरा टी वाला डिफ्लेक्शन है दैट इज द इनिशिएशन ऑफ रिपोलराइजेशन। एक बार मसल ने डिपोलराइज करने के बाद रिपोलराइज कर लिया, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाएगा और बच्चों उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में भी आ जाएगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट किया बच्चों, ये हो जाएगा सिस्टोल, ये डिपोलराइजेशन है। अब दोबारा अपने स्टेट में आ रहा है, नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, ये हो जाएगा रिलैक्सेशन जहां पे रिपोलराइजेशन हो जाएगा। जैसे ही पूरा रिलैक्सेशन वो यहां तक पहुंच गया, रिपोलराइजेशन पूरा हो गया, तो तभी उसका कंप्लीट रिलैक्स स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, डायस्टोल या फिर मतलब यहां पे कॉन्ट्रैक्शन और कंप्लीट अपने नॉर्मल स्टेट तक आने तक कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल चल रहा है। सो द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, टी वेव का जो एंड है वो उसके साथ साथ सिस्टोल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला बच्चों डीपोलराइजेशन में कॉन्ट्रैक्ट, रिपोलराइजेशन में अभी भी सिस्टोल चल रहा है बच्चों, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कॉन्ट्रैक्टेड है ना, वापस अपने स्टेट में आ रहा है। जब तक ये कंप्लीटली अपने स्टेट में नहीं आ जाता वापस, तब तक ये रिलैक्सेशन स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए याद रखना बच्चों कि एक बार पूरा रिलैक्स हो जाए फिर ही डायस्टोल है। तो इसलिए रिपोलराइजेशन के वक्त वो अभी अपने रिलैक्स स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। एक बार पूरा रिपोलराइजेशन खत्म हो जाए बच्चों, उसके बाद वो कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। तो याद रखना बच्चों, अगेन द एंड ऑफ टी वेव विल मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, अब बच्चों सवाल ये उठता है कि ईसीजी हमें किस काम में आता है बच्चों। याद रखना कि अगर हम लोग अपने लीड के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, स्टैंडर्ड है कि 12 लीड ईसीजी है, तो हमें एक स्पेसिफिक टाइप का शेप मिलना चाहिए। ठीक है, सो configuration of leads results in certain characteristic shape of graph, characteristic shape of deflections मतलब यही होगा बच्चों, अपना पी वेव हो गया, टी वेव होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे जैसे आप अलग अलग लीड्स का इस्तेमाल करते हो, आपको अलग अलग टाइप के शेप्स इन डिफ्लेक्शंस के मिलते हैं। अगर बच्चों ये डिफ्लेक्शंस जैसे हमें मिलने चाहिए वैसे नहीं है, तो इससे हमें हार्ट के कोई डिजीज या डिसऑर्डर के बारे में पता लग सकता है। ठीक है, सो डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल शेप can indicate cardiovascular disorders। क्या इंडिकेट कर सकता है बच्चों? ये हमारे हार्ट के डिसऑर्डर्स को इंडिकेट कर सकता है। इट कैन इंडिकेट वेरियस टाइप्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट ईसीजी बच्चा लोग। ठीक है, सो एक बार देख लीजिए बच्चों, अलग अलग वेव्स के बारे में हम लोग ने देखा है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी मैंने साइड में लिख दिया है। याद रखना, पी वेव, क्यूआरएस और टी वेव रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन के कारण बनते हैं, उनके कारण सिस्टोल या डायस्टोल होता है। और एक चीज बच्चों, अब आप लोग पूछोगे कि अगर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हुआ और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हुआ, तो एट्रियल डिपोलराइजेशन के बाद एट्रियल रिपोलराइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? याद रखना बच्चों, एट्रियल रिपोलराइजेशन होता है, लेकिन वो उसी समय पे हो रहा है जब हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दैट इज वेंट्रिकल्स डिपोलराइज कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स डिपोलराइज होना इज अ बिगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो जब दो साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी साथ में चल रहे हैं, मशीन सिर्फ बड़े वाले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ही डिटेक्ट कर पाता है। इसलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ने हमारे एट्रियल रिपोलराइजेशन को छुपा दिया है बच्चों। उसका भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, लेकिन हमें यहां पे दिखेगा नहीं, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ने क्या कर दिया है बच्चों? उसको छुपा दिया है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो हो गया है बच्चों हमारा समाप्त, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक। देखो और फर्दर बहुत ज्यादा डिटेल में है बच्चों, एवरी डिफ्लेक्शन को समझना, एवरी डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है उसको समझना, लेकिन हम इतने डिटेल में जा नहीं रहे हैं बच्चों। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है बच्चों कि अभी फिलहाल उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रेजुअली आप लोग बच्चों जब हायर क्लासेस में जाओगे, हायर कोर्सेस में जाओगे, आई एम श्योर बच्चों कि आप लोग को ये बेसिक जरूर काम आएंगे। बट आई ऑल्सो प्रॉमिस यू कि बच्चों के ईसीजी इससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो आप आगे जाके धीरे धीरे रियलाइज करोगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन, जिसमें हम लोग थोड़े सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में देखेंगे। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है इसका एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स देखेंगे बच्चों, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज सर्कुलेटरी पाथवेज, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो पाथवेज होते हैं। ह्यूमन सर्कुलेशन इज डबल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन है बच्चों? हमारा डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। अब इस डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है बच्चों कि हमारा हार्ट ब्लड को पंप 2 बार करता है और रिसीव 2 बार करता है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास 2 अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवेज भी है, ठीक है। सो दैट इज ह्यूमन हार्ट pumps blood twice and receives it twice as well। 2 बार बच्चों ये क्या करेगा? 2 बार पंप करेगा और 2 बार उसको रिसीव भी करने वाला है, ठीक है। और एक चीज याद रखना बच्चों कि इसका मतलब यह भी है कि हमारे 2 अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवेज है, ठीक है। सो देयरफॉर देयर आर 2 इंडिपेंडेंट सर्कुलेटरी pathways which are present। कितने सर्कुलेटरी पाथवेज है बच्चों? 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज है। पहले सर्कुलेटरी पाथवे का नाम है बच्चों पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी पाथवे या पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरे का नाम है बच्चों सिस्टमिक पाथवे, सिस्टमिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्किट, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये दोनों पाथवेज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एंड लेट अस स्टार्ट विद द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चों? हमारे बॉडी को जितना भी खून, ऑक्सीजनेटेड खून का रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता है विद द हेल्प ऑफ आवर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल जो भाई साहब है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं टुवर्ड्स द एओर्टा, ठीक है। एओर्टा इसको पंप करता है बच्चों टुवर्ड्स आवर आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज से बनेंगे बच्चों कैपिलरीज। आर्टरी से क्या बनेंगे बच्चों? आर्टरीज से बनेंगे हमारे कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करेगा बच्चों? टिश्यू को दे देगा O2 और टिश्यू से ले लेगा CO2। टिश्यूज को दे देगा O2, टिश्यू से ले लेगा CO2, और हमारा खून क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा खून हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। तो कैपिलरी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड खून है बच्चों वो आ गया हमारे वेन्स में, ठीक है। वेन से ये डीऑक्सीजनेटेड खून चले जाएगा बच्चों, वेन से डीऑक्सीजनेटेड खून चलेगा बच्चों हमारे वीना कावा में, ठीक है। वीना कावा से हमारा ये खून आ जाएगा बच्चों इनटू अवर राइट एट्रियम। कहां पे आ जाएगा बच्चों? राइट एट्रियम में आ जाएगा।
तो कहां से चले अपन लोग? लेफ्ट वेंट्रिकल से चले, कहां पे पहुंच गए? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू जाके आए बच्चों? हम बॉडी के अलग अलग टिश्यूज के थ्रू जाके आए। तो ये जो सर्कुलेटरी पाथवे बच्चा लोग यहां पे बन चुका है, ठीक है, ये जो सर्कुलेटरी पाथवे यहां पे बन चुका है बच्चों, इसको हम लोग बुलाएंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको हम लोग बुलाएंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से कहां गया बच्चों? राइट एट्रियम से चले गया हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से बच्चों इस खून को उठा लेगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक पहुंचेगा और वहां पे टूट जाएगा इनटू छोटे छोटे कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज क्या करेंगे बच्चों? कैपिलरीज हमारे एल्वियोलाई, हमारे लंग्स में CO2 को बाहर दे देंगे और एल्वियोलाई से O2 को उठा लेंगे और हमारा खून दोबारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड खून को दोबारा लेके निकल पड़ेंगे हमारे पल्मोनरी वेन। कौन निकल पड़ेंगे बच्चों? पल्मोनरी वेन निकल पड़ेंगे। पल्मोनरी वेन भाई साहब जो है ये खून को डाल देंगे हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से खून कहां चले जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके लंग्स के थ्रू जाके लेफ्ट एट्रियम में आ गया है। इसको हम लोग बुलाएंगे बच्चों कौन सा सर्कुलेटरी पाथवे? इसको हम लोग बुलाएंगे बच्चों दी पल्मोनरी सर्कुलेटरी पाथवे। तो हमारे पास दो सर्कुलेटरी पाथवे हो गए बच्चों। इस साइड जो हो गया बच्चों उसी को हम लोग बुलाएंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और इसको हम लोग बुलाएंगे बच्चों सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो दीज आर दी टू सर्कुलेटरी पाथवेज विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। एक हो जाएगा पल्मोनरी और दूसरा हो जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। इसके अलावा ना बच्चों हमारे हार्ट को खुद को ब्लड पहुंचाने के लिए भी एक सर्कुलेटरी पाथवे होता है, ठीक है। देखो बच्चों ये हमारे बॉडी के सारे टिश्यूज को ब्लड पहुंचा रहे हैं, लेकिन कार्डियक मसल खुद को भी तो ब्लड चाहिए बच्चों। सो कार्डियक मसल खुद को ब्लड पहुंचाने के लिए भी एओर्टा से एक छोटा सा आर्टरी का ब्रांच निकलता है, हार्ट के अंदर ही दोबारा चले जाता है उनके मायोमेट्रियम के अंदर, मतलब मसल वाले पार्ट में कैपिलरी बनते हैं जो हार्ट के ही टिश्यूज को खून देंगे, ऑक्सीजन देंगे, और फिर वेन बन के आके खुल जाते हैं राइट एट्रियम में। तो एक सर्कुलेटरी पाथवे हमने बना रखा है कार्डियक मसल को ही ब्लड देने के लिए। इस पाथवे को हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन बुलाते, ठीक है। सो अ स्पेशल पाथवे present to supply blood towards cardiac muscle, called coronary circulation. ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चों? कोरोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से निकलता है और एक छोटे से आर्टरी में आ जाता है जिसका नाम है बच्चों कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मसल के अंदर घुसता है, बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कैपिलरीज बच्चों हार्ट के मसल्स को, हमारे कार्डियक मसल्स को O2 देते हैं और कार्डियक मसल से CO2 ले लेते हैं, ठीक है। और कैपिलरी जाके जुड़ जाएंगे बच्चों इनटू अ वेन। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठा लिया बच्चों इन्होंने, ठीक है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन उठा लेगा? कोरोनरी वेन उठाएगा, और कोरोनरी वेन जाके खुल जाएगा बच्चों इनटू अवर राइट एट्रियम, साइड ऑफ द राइट एट्रियम में खुल जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन थोड़ा यूनिक सा सर्कुलेशन है बच्चों, काइंडा यहां से निकलेगा हार्ट के अंदर ही मसल्स में बनाएगा, कोरोनरी वेन बन के वापस आके राइट एट्रियम में खुल जाएगा।
उसको हम लोग बुलाते हैं कौन सा पाथवे बच्चों, उसको अपन लोग कोरोनरी सर्कुलेटरी पाथवे बुलाते हैं। ऑलराइट बच्चों, सो दैट इज ऑल अबाउट दी सर्कुलेटरी पाथवे जो कि है डबल सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन के अलावा बच्चों ह्यूमन में और एक स्पेशल सर्कुलेशन होता है जिसको अपन लोग पोर्टल सर्कुलेशन बुलाते हैं, ठीक है। सो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों, दी another special circulatory pathway exists, special circulatory pathway exists in humans called पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चों, यूजुअली जो वेन्स हमने देखा ऑर्गन से बाहर निकलते हैं वो बड़े कोई वेन जैसे कि वीना कावा में जुड़ के दोबारा हार्ट की तरफ चले जाते हैं। कभी कभार कुछ स्पेशल चीजों को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेन ब्लड को लेके हार्ट की तरफ आने के जगह वो ब्लड को लेके डायरेक्टली दूसरे ऑर्गन में चले जाता है। ऐसे टाइप के सर्कुलेटरी पाथवेज को ही हम लोग पोर्टल सर्कुलेशन बुलाते हैं, ठीक है। सो पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चों, वेन ओरिजिनेटिंग और लीविंग एन ऑर्गन directly enters another organ without moving back towards heart, ठीक है। हार्ट के तरफ जाने के जगह ये पहले दूसरे ऑर्गन में जाता है, फिर वहां से दोबारा बच्चों कैपिलरी बनेगा ऑर्गन के अंदर, दोबारा जुड़ के वेन बनेगा और ये वेन फिर हार्ट की तरफ जाएगा बच्चों। such veins are called as portal veins। ऐसे वेन्स को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, ऐसे वेन्स को हम लोग पोर्टल वेन्स बुलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसा एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास है जिसको हेपाटिक पोर्टल सिस्टम बुलाते हैं, ठीक है। सो पहला क्या है बच्चों, पोर्टल वेन फ्रॉम इंटेस्टाइन्स पैनक्रियास, ठीक है, या वेन्स बोलूंगा बच्चों। इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, स्प्लीन, स्टमक, इन सबसे जो वेन निकलता है जुड़ के एक बड़ा सा पोर्टल वेन बनाता है और डायरेक्टली पहले लिवर में जाता है, फिर लिवर से दोबारा हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। सो वेन लीविंग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लाइक intestines form a portal vein and enter liver। इसको अपन लोग बुलाते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये लिवर वाला पोर्टल सिस्टम है, इसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बुलाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, वेन फ्रॉम हाइपोथैलेमस enters anterior pituitary as a portal vein। ये anterior pituitary को एंटर करता है किसके समान बच्चों, एक पोर्टल वेन के समान, ठीक है। इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बुलाएंगे, ठीक है बच्चा लोग। ओके बच्चा लोग, ग्रेट बच्चा लोग, ठीक है। तो ये हो गया है बच्चों हमारा अलग एक स्पेशल सर्कुलेटरी पाथवे जिसका नाम है बच्चों पोर्टल सर्कुलेशन। तो
तो अपार्ट फ्रॉम आवर कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन दैट इज पल्मोनरी, सिस्टमिक हो गया, इसके अलावा बच्चों कोरोनरी को खुद को अपन ने सर्कुलेटरी पाथवे दे दिया है, और एक स्पेशल टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे एग्जिस्ट करता है जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल। अब कोई भी ब्लड वेसल को अगर आप खोलोगे बच्चों, क्रॉस सेक्शन कट करोगे, ठीक है, तो उनके पास कुछ सर्टेन लेयर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, क्या होता है बच्चों, उनके पास कुछ सर्टेन लेयर्स होते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारे ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये हमारा आखिरी पार्ट है इस टॉपिक में कि हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लड वेसल लुक लाइक। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होगा बच्चों इन ब्लड वेसल का, ठीक है, उसको हम लोग बुलाते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये फ्लैट स्क्वायमस एपिथेलियम और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। किससे बनता है बच्चों, फ्लैट स्क्वायमस एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट स्क्वायमस एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये जो लेयर बना है ना बच्चों, दिस लेयर इज कॉल्ड एज दी, दिस लेयर इज कॉल्ड एज दी ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना बुलाते हैं बच्चों। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट स्क्वायमस एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब और एक चीज याद रखना बच्चों, जो मिडिल लेयर होता है, ठीक है, ये मसल से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों, मसल से बना होता है। ओके, तो ये जो मस्कुलर लेयर है बच्चों, इसी को हम लोग बुलाते हैं ट्यूनिका मीडिया। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको, ट्यूनिका मीडिया बुलाएंगे। ठीक है, सो दिस मिडल लेयर इज कॉल्ड एज दी ट्यूनिका मीडिया। बच्चों ये बहुत सारे स्मूथ मसल का लेयर है जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके जो हमारे ब्लड वेसल के अंदर का ल्यूमेन है, जो गैप है, उसके डायमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, दे कैन कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन। ठीक है, सो दिस मस्कुलर लेयर इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे बना था बच्चों, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम प्लस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूनिका मीडिया किससे बना है बच्चों, ट्यूनिका मीडिया बना है बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्मूथ मसल से बना है। किससे बना है, अ थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल से बना। ठीक है, और जो सबसे अंदर का लेयर है ना बच्चों, उसको हम लोग बुलाते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम भी बना होता है बच्चों बहुत ही पतले पतले स्क्वायमस एपिथेलियम से। ठीक है, तो बच्चों इनर मोस्ट लाइनिंग का एक नाम ही है बच्चों इन स्क्वायमस एपिथेलियम का। इन स्क्वायमस एपिथेलियम को हम लोग बुलाते हैं एंडोथीलियम। ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको, एंडोथीलियम बुलाएंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द एंडोथीलियम। ठीक है, तो इनर मोस्ट लाइनिंग इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका इंटरना या इंटिमा। किससे बना है बच्चों, ये भी एंडोथीलियम नामक सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम से बना। किससे बना है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम से बना है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इनका ल्यूमेन। ठीक है, अब बच्चों इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं और आर्टरीज और वेन्स को कंपेयर कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग टाइप के ब्लड वेसल है। एक हो जाएगा हमारा आर्टरी भाई साहब। आर्टरी भाई साहब जो होते हैं ये कैरी करते हैं ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। ठीक है, हार्ट से दूर खून ले जाते हैं। इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी ही क्यों ना हो, वो ब्लड लेके तो जाता है हार्ट से दूर। लेकिन दूसरा है बच्चों, इट मोस्टली कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मोस्टली
ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाता है। ठीक है, हमने शायद पाथवे में भी लिखा है ना। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है लंग्स की तरफ। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसका ट्यूनिका एक्सटर्ना थिन होता है और ट्यूनिका मीडिया थिक होता है। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया ज्यादा थिक है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर में ज्यादा फ्लो होता है आर्टरीज में। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बच्चों इन्हें ज्यादा मसल्स की जरूरत है। ठीक है, इनके पास वॉल्व्स नहीं होते हैं बच्चों, वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि प्रेशर में ब्लड फ्लो हो रहे हैं, तो इनको वॉल्व्स की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, इनका ल्यूमेन जो होता है वो बहुत ही छोटा और नैरो होता है। ल्यूमेन इज नैरो, क्यों? ताकि ब्लड प्रेशर बनाए रहे। ऑन द अदर हैंड में अगर बात करूं बच्चों वेन्स की, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, कहां पे ब्लड कैरी करेंगे बच्चों? हार्ट की तरफ कैरी करेंगे। मोस्टली क्या कैरी करते हैं बच्चों? मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, मोस्टली कौन सा ब्लड कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। इनमें ट्यूनिका एक्सटर्ना मोटा होता है, ज्यादा फाइब्रस होते हैं बच्चों, क्योंकि है ना ये लोग वैक्यूम में सक्शन फोर्स में खून लेके जाते हैं तो कोलैप्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बच्चों इसीलिए इनका ट्यूनिका एक्सटर्ना ज्यादा थिक होता है। इनका ट्यूनिका मीडिया छोटा होता है, पतला होता है बच्चों, क्योंकि इनके पास ज्यादा मसल नहीं होते, इसलिए थिन होता है। ठीक है, इनके पास वॉल्व्स प्रेजेंट है बच्चों, और इनका ल्यूमेन ज्यादा बड़ा होता है, ल्यूमेन वाइडर होता है। ठीक है, क्योंकि सक्शन फोर्स में बच्चों ये लोग खून को ले जा रहे हैं, इसीलिए इनका ल्यूमेन काफी वाइड होता है। कैपिलरीज बहुत ही पतले पतले होते हैं बच्चों, और ये सिर्फ एक ही लेयर से बनते हैं जो कि है ट्यूनिका इंटीमा, दैट इज एंडोथीलियम। ठीक है, सो कैपिलरीज हैव वन सेल थिक वॉल, एक ही सेल से बना हुआ वॉल होता है बच्चों, वन सेल थिक वॉल, एंड मेड अप ऑफ एंडोथीलियम। और किससे बना है बच्चों इनका दीवार? एंडोथीलियम से बना हुआ है इनका दीवार। ऑल राइट, सो दैट इज इट अबाउट द ब्लड वेसल्स बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ब्लड वेसल वाला टॉपिक, पूरा सर्कुलेटरी पाथवे वाला टॉपिक भी होता है बच्चों समाप्त। चलिए बच्चों, दो और छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। एक तो हमारा रह गया है बच्चों, दैट इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखो कितने प्यार से हार्ट हमारे दिल को संभाल रहा है बच्चों। ठीक है, ऑल राइट, तो चलिए बच्चों हम लोग रेगुलेशन देख लेते हैं। देखो, अगर बात करें हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की, तो हार्ट तो इंट्रिंसिकली ही ये इंपल्स बना लेता है, मतलब हार्ट खुद ही अपने धड़कने के लिए इंपल्स बना लेता है, इसलिए ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है बच्चों। ठीक है, सो हार्ट produces impulses for contraction intrinsically। ठीक है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चों? इंट्रिंसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये क्या करता है बच्चों? अपने आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंपल्सेस बना रहा है बच्चों, तो इसको ब्रेन से इंपल्स लेने की जरूरत नहीं है। कैसे करता है बच्चों? यूजिंग स्पेशल नोडल टिश्यूज। ठीक है, स्पेशल नोडल टिश्यूज। ठीक है, इसलिए क्या होता है बच्चों? इसीलिए ही ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है। हेंस ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। ठीक है,
कैसा है बच्चों? ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है। ठीक है, मायोजेनिक का मतलब क्या है? खुद को बीट कराने के इंपल्स से खुद ही बना लेता है। ठीक है, लेकिन याद रखना ब्रेन इसको रेगुलेट जरूर कर सकता है। ठीक है, हाउएवर ब्रेन कैन रेगुलेट कार्डियक एक्टिविटी। थोड़ा बहुत ऊंच नीच कर सकता है बच्चों, तेजी से बीट कर, धीरे बीट कर, रेगुलेटर की तरह काम कर सकता है बच्चों। जैसे कि फैन का एक स्विच होता है, एक रेगुलेटर होता है। स्विच तो हार्ट ने खुद के पास रखा हुआ है, ब्रेन के पास बस रेगुलेटर है। मैं तेज धीरे जरूर कर सकता हूं, बंद नहीं कर सकता हूं। हार्ट बंद नहीं कर सकते हैं ब्रेन से। हार्ट अगर बंद होगा तो इसका मतलब है कि हार्ट खुद को बीट करने के इंपल्सेस नहीं बना पा रहा है। ठीक है, सो ब्रेन कैन रेगुलेट कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, और बच्चों ये कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट कैसे होता है? एक स्पेशल सेंटर है बच्चों, स्पेशल कार्डियक सेंटर इन मेड्यूला। स्पेशल कार्डियक सेंटर है बच्चों मेड्यूला में, उसके मदद से कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों ये कार्डियक सेंटर ना दो अलग अलग पाथवेज की मदद लेता है बच्चा लोग। ठीक है, सो एक हो जाएगा अप रेगुलेट करने का पाथवे और दूसरा हो जाएगा डाउन रेगुलेट करने का पाथवे। ठीक है, जो अप रेगुलेट करने का पाथवे है ना बच्चों, ठीक है, जो अप रेगुलेट करने का पाथवे है उसको हम लोग बुलाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बुलाते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ना बच्चों कार्डियक एक्टिविटी को फास्ट कर देता है। फास्ट कर देता है अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों? हार्ट रेट बढ़ा देगा और साथ ही साथ बच्चों कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन को ना ज्यादा ताकतवर बना देगा। मतलब वेंट्रिकल्स कुछ ज्यादा ही अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जितने ताकत लगा के कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, उतने ताकत से ब्लड को बाहर पंप कर देगा, तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड बच्चों हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है जो कि इसका उल्टा काम करता है। ये थोड़ा देखो बच्चों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ना ट्रिपल एफ में काम आता है। मतलब फाइट, फ्राइट या फ्लाइट, जब अपन डर जाते हैं, लड़ने वाले हैं, भाग जाना है कहीं पे, तब काम आता है। और बच्चों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, आराम करते वक्त, खाते वक्त, सोते वक्त, तब बच्चों दिल की धड़कनों को बहुत तेज रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों ये क्या करता है? ये हार्ट रेट को कम कर देता है या नॉर्मलाइज कर देता है। ये कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देता है क्योंकि ये स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगा। ठीक है बच्चों, कुछ हॉर्मोन्स के भी इफेक्ट है हमारे हार्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमारे मेड्यूलरी हार्मोन, मेड्यूलरी कॉर्टेक्स के हार्मोन, फॉर एग्जाम्पल एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन, फॉर एग्जाम्पल एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन। ठीक है, जो कि हमारे मेड्यूला के एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला से बनते हैं, वो भी क्या करते हैं बच्चों? कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और बच्चों ये वाला एग्जांपल एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, लेकिन याद रखना एनसीईआरटी में सिर्फ एड्रिनालिन के बारे में दिया, उसको भी उन्होंने एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन का नाम दिया है। लेकिन बच्चों हमारे पास एसिटल कोलिन जैसे भी न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन्स है बच्चों, जो कार्डियक आउटपुट को कम कर देते हैं, कार्डियक आउटपुट को कम कर देते हैं। बच्चों एसिटल कोलिन इज यूज्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एड्रिनालिन नॉरएड्रिनालिन इज यूज्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऐसे बच्चों हम लोग अपने कार्डियक एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं? रेगुलेट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। चलिए उसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म होता है। चलिए तुरंत हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को कवर करते हैं और साथ ही साथ ये चैप्टर को उसके कंक्लूजन तक पहुंचा देते हैं बच्चों। ठीक है, सो कार्डियक और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की अगर मैं बात करूं तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ना बच्चों अपन लोग मेजरली 4 टाइप के पढ़ेंगे। पहले टाइप का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का नाम है हाइपरटेंशन। ठीक है बच्चों, हाइपरटेंशन में से पहले ब्लड प्रेशर या ब्लड
टेंशन को आपको समझना जरूरी है। जितना प्रेशर हमारा खून रेडियली अपने ब्लड वेसल के दीवार पे लगाता है बच्चों, उसको अपन लोग ब्लड प्रेशर बुलाते हैं, ठीक है। सो द प्रेशर, द रेडियल प्रेशर applied by blood on the walls of artery is called blood pressure। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? ब्लड प्रेशर बुलाएंगे, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल बीपी होता है, वो होता है 120/80। अब बच्चों यहां पे 2 नंबर क्यों दिए हुए हैं? जो नॉमिनेटर में नॉमिनेटर में जो नंबर है ना बच्चों 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा बच्चों तब वो डिनोमिनेटर वाला नंबर आएगा जो कि है 80। तो हम 2 प्रेशर देखते हैं, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब कितना प्रेशर है, हार्ट जब रिलैक्स कर रहा है तब कितना प्रेशर है, इसलिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सस्टेन्ड बीपी मतलब लंबे समय तक सस्टेन्ड बीपी अबव 140/90 इज हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? बहुत लंबे समय के लिए 140/90। बच्चों देखो थोड़ा ऊंच नीच चलते रहता है, दिन भर में भी बीपी ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन अगर बहुत लंबे समय के लिए हो रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वो आपने रील भी देखा होगा ना बच्चों, ठीक है। थोड़े देर के लिए बीपी हाई रहना अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए सस्टेन्ड टाइम के लिए बीपी हाई होना ये सही नहीं है, ठीक है। तो उसी को अपन लोग क्या बुलाएंगे? हाइपरटेंशन बुलाएंगे। अगर हाइपरटेंशन हो गया बच्चों तो उससे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमें, या वाइटल ऑर्गन्स हमारे लिवर विवर डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। लिवर वगैरह जो ऑर्गन्स है बच्चों वो डैमेज भी हो सकते हैं, याद रखना। इसीलिए बहुत लंबे समय तक ब्लड प्रेशर का हाई होना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड डिसऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड डिसऑर्डर हो जाएगा हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑल्सो प्यार से कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग? कोरोनरी आर्टरी डिजीज बुलाएंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम लोग कैड भी एब्रीवेट करते हैं। क्या एब्रीवेट करते हैं बच्चों? कैड एब्रीवेट करते हैं। यहां पे ब्लॉकेज आ जाता है हमारे कोरोनरी आर्टरी में, ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम, फाइबर्स एक्सेट्रा। इसके कारण बच्चों जो विड्थ है हमारे कोरोनरी आर्टरी की, वो आर्टरी जो हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड पहुंचा रहा है उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है तो इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो होता है। इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो के कारण बच्चों हार्ट के मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और मर भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो ल्यूमेन गेट्स नैरो और साथ ही साथ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू कार्डियक मसल, जिसके कारण बच्चों और बहुत कुछ हो सकता है। अगर हमारे इसके कारण एसए नोड वगैरह खराब हो गया तो हार्ट कंप्लीटली रुक सकता है, जिसको कार्डियक अरेस्ट बुलाते हैं। अगर बच्चों स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल तक खून नहीं जा रहा है तो वेंट्रिकुलर मसल डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, मर सकते हैं, जिसको अपन लोग हार्ट अटैक बुलाते हैं, ठीक है। तीसरे का नाम है बच्चों, तीसरे डिसऑर्डर का नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। क्या नाम है बच्चों? एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है।
एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है बेसिकली ये लैटिन है बच्चों फॉर एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब क्लेंचिंग चेस्ट सिंड्रोम, मतलब कुछ ज्यादा ही चेस्ट में पेन होने को एंजाइना पेक्टोरिस बुलाते हैं। ये तब होता है बच्चों जब हार्ट ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू insufficient ऑक्सीजन टू हार्ट मसल। ये बच्चों वैसे ही जैसे कि कोरोनरी आर्टरीज डिजीज देखा हमने, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण ठीक से ब्लड नहीं जा रहा है, ब्लड नहीं जा रहा है तो बच्चों हमारे हार्ट के मसल को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण एक्यूट चेस्ट पेन एक सिम्टम टाइप हो जाएगा बच्चों, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस बुलाते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस इज अ सिम्टम कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है या आने वाला है। इट इज अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक बच्चों, ठीक है। इंपेंडिंग हार्ट अटैक, इंपेंडिंग मतलब कुछ भी हार्ट में दिक्कत है, हार्ट के मसल को दिक्कत हो रही है, आपको जो पेन होगा उसके कारण, उसको एंजाइना बुलाते हैं बच्चों। ये मोर कॉमन है, मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड ओल्ड एज मेन, मिडिल एज एंड ओल्ड एज मेन, ठीक है बच्चों। मेल्स में ना हार्ट ज्यादा ताकत लगा के पंप करता है, क्योंकि मस्कुलर मास मेल में ज्यादा होता है बच्चों। इस रीजन के कारण हार्ट अटैक होने के चांसेस मेल में ज्यादा, किसी को भी हो सकता है बच्चों, मेल को, फीमेल को, कोई भी एज ग्रुप को हो सकता है, लेकिन ज्यादा कॉमन मेल्स में होता है बच्चों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर बच्चों, जब हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर रहा है उसको हम लोग हार्ट फेलियर बुलाते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें ना बच्चों खून काफी जमा हो जाता है हमारे लंग्स में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्लड ही पंप कर रहा है अपना हार्ट, तो इसलिए इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बुलाते हैं, ठीक है। सो हार्ट डज नॉट पंप इनफ ब्लड। जब अपन लोग अपना गोल नहीं मीट करते तो अपन फेलियर हो जाते हैं, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है बच्चों इसमें, तो इसीलिए अपन लोग हार्ट को फेलियर बुला रहे हैं, ठीक है। सो कंजेशन ऑफ लंग्स इसका सिम्टम है बच्चों, कंजेशन ऑफ लंग्स, इसीलिए हेंस कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या बुलाएंगे बच्चों, इसी के कारण हम लोग इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बुलाएंगे, ठीक है। सो इट इज अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब चेस्ट में भी बच्चों बहुत ज्यादा खून, देखो अगर हार्ट कम कम पंप हो रहा है तो खून जमा होते जाएगा हार्ट में, खून जमा होते जाएगा तो खून आ नहीं पाएगा। तो कौन से ब्लड वेसल से खून आ रहा है बच्चों, हमारे हार्ट के अंदर आ रहा है बाय द पल्मोनरी वेन टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रिया की तरफ, और वीना कावा से राइट एट्रियम की तरफ। तो बच्चों ज्यादा पास कौन है, लंग्स है, तो पहले ही अगर एट्रिया में खून है तो पल्मोनरी वेन से खून अंदर नहीं आ पाएगा, तो पीछे जमा होते जाएगा और लंग्स में जमा हो जाएगा, जिस कारण चेस्ट में कंजेशन, भारी फील होना स्टार्ट हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, उसी को हार्ट फेलियर बुलाते हैं बच्चों। इसको कंफ्यूज मत करना हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक में क्या होता है कि इन सारे रीजन के कारण बच्चों, जैसे कि कैड हो गया, उसके कारण हार्ट के मसल को ब्लड न मिलने के कारण हार्ट के मसल मर जाते हैं। हार्ट के मसल अगर मर गए तो उसको अपन लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, जिसका सिम्टम एंजाइना होता है, ठीक है। सो हार्ट अटैक में क्या होता है बच्चों, देयर इज डेथ ऑफ कार्डियक मसल, जो कि फाइबर से रिप्लेस हो जाएगा। ये इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई के कारण होता है। और दूसरा होता है कार्डियक अरेस्ट, से भी कंफ्यूज मत करना। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हो जाता है हार्ट पूरा ही रुक जाता है, हार्ट स्टॉप्स कंप्लीटली। हार्ट कैसा रुक जाता है, पूरा ही रुक जाता है, इसी को अपन लोग क्या बुलाते हैं, कार्डियक अरेस्ट बुलाते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ अवर हार्ट। और इसी के साथ साथ बच्चा लोग हमने ये टॉपिक खत्म कर लिया है, ठीक है। और टॉपिक के साथ साथ बच्चों हम लोगों ने ये क्लास भी खत्म कर लिया है। क्लास के साथ साथ बच्चों हम लोगों ने ये चैप्टर भी खत्म कर लिया, ठीक है।
सो बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिवीजन हम लोग कर चुके हैं बच्चों फॉर टॉपिक सच एज, हमने बच्चों एनिमल किंगडम कवर कर लिया है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कवर कर लिया है, उसके टिश्यूज और कॉकरोच वाला पार्ट में बच्चों एंड में पोस्ट करूंगा, टेंशन मत लेना। इसके अलावा हमने और क्या कवर किया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन भी कवर कर लिया है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड बच्चों, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, जहां पे हम लोग ये 11th के रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाने वाले, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे बच्चों, गुड बाय बच्चों, टेक केयर बच्चों, एंड दिस इज वेंकी सर साइनिंग ऑफ।